नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। अतीक का अंत हो चुका है, लेकिन उसके गुनाहों का साम्राज्य इतना बड़ा है कि वहां से वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अतीक के ठिकानों से अभी भी आपराधिक वारदातें बदस्तूर जारी हैं और वहां से अभी भी कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। आज भी अतीक के दफ्तर से जो सामान बरामद हुए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उस जगह पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे सातों सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और नजर डाल लेते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, अतीक के दफ्तर में मिले खूनी सबूत किसके हैं? अतीक के दफ्तर में मिले हैं खून के धब्बे, खून से सना दुपट्टा, खूनी चाकू और खून में लिपटी कांच की चूड़ियां। ये तमाम सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि इस जगह पर किसी महिला को निशाना बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है, वो महिला कौन थी, कब ये सब कुछ हुआ? ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल में पुलिस अब जुट गई है। यूपी का कुख्यात डॉन अतीक अहमद अतीत के पन्नों में गुम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसके गुनाहों के साम्राज्य के इर्द गिर्द कई ऐसी चीजें रहस्य की परतों में इस तरह से लिपटी हुई हैं, जिससे अतीक के अपराध का पूरा सच टुकड़ों टुकड़ों में दुनिया के सामने आ रहा है। प्रयागराज में सोमवार को अतीक के चकिया स्थित ऑफिस में जो दिखा वो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि खौफ पैदा करने वाला भी है। अतीक अहमद के दफ्तर में चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। जगह जगह काले पड़ते खून के धब्बे इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है। अतीक के 2 मंजिले दफ्तर के अलग अलग कमरों से लेकर सीढ़ियों के किनारे तक कई जगहों पर खून के धब्बे मिले हैं और इन्हें देखने से लगता है कि ये ज्यादा पुराने भी नहीं हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब जहाँ पर जो धब्बे खून के हैं वो मिले हैं वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से आइए आप। यहाँ फिलहाल इस छोर पे नहीं है, पर जैसे जैसे ये देखिए पुलिस की टीम से यहाँ पर आई हुई है। पुलिस की टीम से यहाँ पर आई हुई है, लगातार पड़ताल चल रही है और फिलहाल कोई भी कुछ बोलने से यहाँ पर बचता नजर आ रहा है। पर यह साफ है कि ये धब्बे जो है वो काफी नए। सर, ये कितने पुराने लग रहे हैं धब्बे, कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या इन्फो मिली थी आप लोगों को? तो यहाँ पर पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है, पर यह है कि पुलिस की टीम यहाँ पर आकर पहुंची है और ये जो धब्बे हैं वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। एक समय अतीक का दफ्तर हुआ ये आलीशान मकान आज वारदात वाली एक ऐसी जगह में तब्दील हो गया है जहां न केवल फर्श पर खून के निशान बिखरे हैं बल्कि टूटी चूड़ियां और दुपट्टे भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यहां किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है। ये वो दुपट्टा जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, यही वो दुपट्टा है। यानी कि दुपट्टा, वो कुर्ती, वो एक महिला की जो टूटी चूड़ियां पड़ी हैं यहाँ पर, वो और उसके अलावा एक पर्स। तो ये किस ओर इशारा है, ये सोचने वाली बात है। शाइस्ता अभी तक फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है और उस बीच में अगर अतीक अहमद का कार्यालय ही क्राइम सीन बन गया है। अतीक के इस दफ्तर में चीजें जिस तरह से बिखरी हैं उससे ये साफ लग रहा है कि किसी ने यहाँ उत्पात मचाने की कोशिश की है। किसी ने इस घर के अंदर घुसकर कोहराम मचाया है। पुलिस को यहाँ एक खून से सना चाकू भी मिला है। ये देखिए, ये डिब्बा जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, यहाँ पर ये पूरी चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। ये एक डिब्बा है जिसके अंदर चूड़ियां हैं, इसके अंदर चूड़ियां बनी हैं और यहाँ चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर खून के धब्बे, चूड़ियां और ये सारी चीजें एकदम से आगे, कंघियां भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इस सनसनीखेज बरामदगी के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। यहाँ मिले खून के निशान किसके हैं? क्या ये किसी गंभीर वारदात की ओर संकेत कर रहे हैं? क्या किसी महिला के ऊपर यहाँ वार किया गया? अतीक का ऑफिस क्यों बना हमला करने की जगह? हमले के बाद पीड़ित कहाँ गायब हो गया? अतीक अहमद के इस दफ्तर में यूपी पुलिस पहले भी कई बार तफ्तीश कर चुकी है, लेकिन अब जब इस दफ्तर में खून के धब्बे और महिलाओं के कपड़े मिल रहे हैं तो पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और उसने हर पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल वो कुछ बताने से परहेज कर रही है। अतीक के ऑफिस से खूनी सबूतों को इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक की टीमें भी पहुंची। तो जो ब्लड स्टेन्स ऊपर से नीचे पाए जा रहे हैं, ये देखिए पुलिस की टीम भी यहाँ पर। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल उठता है, पर जिस तरह से जो सामान बरामद हुए हैं, फिर चाहे वो दुपट्टा हो, फिर चाहे वो कुर्तियां हो, फिर चाहे वो टूटी हुई चूड़ियां हो, वो ऐसा इस तरफ हिंट कर रहा है कि कहीं किसी महिला का तो यहाँ पर कत्ल नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी रिकवर नहीं हुई है।
फिलहाल अतीक के दफ्तर में जो चीजें मिल रही हैं और जो सबूत नजर आ रहे हैं वो किसी गंभीर वारदात की ओर संकेत करते हैं। खास बात यह है कि अतीक के दफ्तर में मिले सबूत किसी महिला पर अटैक होने का सुराग दे रहे हैं और अतीक के परिवार की ही 3 महिलाएं काफी दिनों से लापता हैं। पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि अतीक अहमद की फरार बीबी शाइस्ता, अशरफ की फरार बीबी फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी कहां हैं। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड शाइस्ता का करीब 2 महीने से कोई सुराग नहीं है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए जोर शोर से हाथ पैर मार रही है, लेकिन पुलिस को सिवाय निराशा के अब तक कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। शाइस्ता पर तो 50,000 का इनाम भी है, लेकिन इसके बाद भी उससे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, अतीक के परिवार की महिलाएं कहां गायब हैं? शाइस्ता के साथ साथ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी गायब हैं। अतीक के घर से महिलाओं के खून के निशान मिलने से इन महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। नाम शाइस्ता परवीन, पहचान अतीक अहमद की पत्नी, पता फरार। नाम आयशा नूरी, पहचान अतीक अहमद की बहन, पता फरार। नाम जैनब फातिमा, पहचान अशरफ की पत्नी, पता फरार। अतीक अहमद परिवार की ये तीनों महिलाएं पिछले कई दिनों से फरार हैं। पुलिस को इनकी तलाश है, लेकिन ये पुलिस को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रही हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की एक अहम कड़ी है। वो न केवल उमेश की कत्ल की राजदार है, बल्कि पुलिस के मुताबिक वो उमेश शूट आउट की साझेदार भी है। उमेश और उसके साथ सुरक्षा में तैनात 2 गनर के शूट आउट में उसकी भूमिका को देखते हुए ही पुलिस ने उसके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है। शाइस्ता की जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा प्रयागराज पुलिस ने की थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद अब पुलिस इनामी राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने जा रही है। चाहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो, या अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा हो, या अतीक की बहन आयशा नूरी हो, ये सवाल लगातार गहरा रहे हैं कि आखिर ये सब कहां गायब हैं। इस बीच में यूपी पुलिस शाइस्ता पर इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख भी कर सकती है। एसटीएफ शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है, लेकिन वो हर बार एसटीएफ को चकमा देने में कामयाब हो जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता लगातार अपना ठिकाना और मोबाइल नंबर बदल रही है, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी एसटीएफ अब ये पता लगा रही है कि फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का साथ कौन दे रहा है और शाइस्ता किन मददगारों के नेटवर्क से अभी तक पुलिस की निगाहों से बची हुई है। लखनऊ में भी अतीक और असद के मददगारों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता ने अब तक अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क नहीं किया है, क्योंकि पुलिस ने सभी रिश्तेदारों के नंबर भी सर्विलांस पर डाल रखे हैं। जो इस घटना में जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जैसे शाइस्ता परवीन भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में है, इन सबको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर 50,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित कर दिया है। जिला पुलिस की टीमें भी इसमें काफी एक्टिव हैं। इन तीनों महिलाओं के गायब रहने के बीच ही अतीक के दफ्तर से कुछ ऐसे खून के धब्बे मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां किसी महिला पर ही अटैक किया गया है। अब यह अटैक जानलेवा था या केवल डराने वाला, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अतीक के दफ्तर में टूटी चूड़ियों और दुपट्टे पर मिले निशान इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि यहां हमला हुआ था, और वो भी किसी महिला पर। बीच में अतीक अहमद के कार्यालय में जब खून के निशान मिलते हैं और उसके इर्द गिर्द टूटी हुई चूड़ियां, एक सफेद खून से लथपथ दुपट्टा और एक महिला की पर्स जब मिलती है, तो कई सवाल उठते हैं अतीक के परिवार की महिलाओं पर।
अब ये महिला अतीक के परिवार की थी या कोई और, ये तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अतीक के दफ्तर से मिले खून के धब्बे ये सुराग जरूर दे रहे हैं कि इस दफ्तर से महिलाओं से जुड़े कोई न कोई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होना बेहद जरूरी है। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी उन्होंने दी थी। उसके बाद से माफिया और अपराधियों पर यूपी सरकार लगातार प्रहार कर रही है। उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने वाले कई अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल है। आज भी मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर से अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, यूपी में माफिया को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी के मायने क्या है? आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को कैसे चेतावनी दे रहे हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को जेल से अमली जामा पहनाने वाला एक महत्वपूर्ण शख्स था अशरफ। उसने अपने भाई के आदेश को सही तरीके से लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अशरफ उमेश पाल हत्याकांड की अहम कड़ी था, लिहाजा अपनी मौत से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक अहम खुलासा करने वाला था। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, हत्या से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था अशरफ? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। इस कस्टडी के दौरान 15 अप्रैल की शाम अतीक और अशरफ जब लाए जा रहे थे, तो अशरफ के जुबान से निकले 3 शब्द बहुत अहम हो गए। वो शब्द थे दरअसल गुड्डू मुस्लिम। आगे वो क्या कहना चाहता था, हर कोई समझना चाह रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशरफ को उसके गुर्गों ने पेशी के दौरान जानकारी दी थी कि गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया, और अतीक से पुलिस कस्टडी के दौरान हुई बातचीत में अब अशरफ ने तय कर लिया था कि वो दुनिया को बता दे कि गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया। और यही वो कहना चाहता था कि दरअसल गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया है। लेकिन इन शब्दों के कहने से पहले ही उसको गोलियों से भून दिया गया। अतीक ने एक बार एक बिल्डर को धमकाते हुए कहा था कि मेरा बेटा ना तो डॉक्टर बनेगा ना ही वकील बनेगा। अतीक का बेटा असद भी कुछ उसी मिजाज का था। असद के मोबाइल से मिले वीडियो और तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि वो भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए माफिया बनना चाहता था। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या डॉन बनने की चाहत में मारा गया अतीक का बेटा असद? असद के मोबाइल से किसी को बेरहमी से पीटने का वीडियो मिला है। साथ ही में कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें वो खुद को डॉन की तरह से दिखाना चाह रहा था। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद का काला साम्राज्य ध्वस्त होता जा रहा है। धीरे धीरे अतीक का पूरा कुनबा बिखर चुका है। खुद अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाला अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन मिट्टी में मिलने के बाद अब असद के कारनामे दुनिया के सामने उजागर हो रहे हैं। असद अब एक अतीत बन चुका है, लेकिन एनकाउंटर के बाद असद के पास से मिले मोबाइल से उसके गुनाहों का एक एक राज बेपर्दा हो रहा है। असद के मोबाइल से एक झकझोर देने वाला वीडियो मिला। ये वीडियो लखनऊ में मौजूद असद के फ्लैट का बताया जा रहा है, जिसमें असद के कुछ गुर्गे एक लड़के को बुरी तरह से पिटाई करते नजर आ रहे हैं।
हालांकि असद इस वीडियो में तो नहीं दिख रहा, लेकिन मुमकिन है कि असद ही मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि असद के फ्लैट पर इसी तरह लोगों की पिटाई की जाती थी और उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करके डर और दहशत फैलाया जाता था। के मोबाइल फोन से पुलिस को एक वीडियो मिला है। वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जमीन पर पड़े एक शख्स को 3 से 4 लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। जांच में पता चला है कि दरअसल इस तरह के वीडियो असद के फ्लैट पर बनाए जाते थे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया जाता था। मकसद था लोगों के बीच डर और खौफ पैदा करना। इस वीडियो के अलावा असद के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, जो बताती हैं कि असद अपने माफिया डॉन पिता के रास्ते पर निकल चुका था। कॉलेज में उसका नाम डॉन था और कॉलेज की ही फेयरवेल पार्टी में असद ने अपने गाल पर डॉन लिखवाया हुआ था। अब असद की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में असद बैठा हुआ है और उसके पीछे लिखा हुआ है लैंड ऑफ द अल्टीमेट गैंगस्टर, यानी कि असद भी अपने पिता की तरह ही अपराध की दुनिया का सिरमौर बनना चाहता था, लेकिन बंदूकों की चाह और डॉन बनने की सनक ने असद को मिट्टी में मिला दिया। पुलिस को 2 तस्वीरें हाथ लगी हैं। एक तस्वीर में असद के गाल पर लिखा हुआ है डॉन, जबकि एक तस्वीर में लिखा हुआ है द अल्टीमेट लैंड ऑफ गैंगस्टर। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि असद दरअसल किसी न किसी तरह से अपराध में शामिल होना चाहता था और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद फरार चल रहा था। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। असद उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। पुलिस जब भी उसके करीब पहुंचती, हर बार वो भाग निकलता। लेकिन 13 अप्रैल को झांसी में परीक्षा डैम के पास पुलिस ने असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया था। हालांकि असद के एनकाउंटर को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे तो योगी सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा कर रहे हैं, जबकि पूर्व डीजी विजय कुमार गुप्ता को आयोग का सदस्य बनाया गया है। अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स को एसआईटी ने पूछताछ के बाद प्रतापगढ़ जेल भेज दिया है। पूछताछ में तीनों शूटर्स ने हत्या की कड़ियों को जोड़ते हुए बेहद अहम जानकारियां दी हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, अतीक के तीनों कातिलों से पूछताछ में क्या हुआ खुलासा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले तीनों ही शूटर्स अब प्रतापगढ़ जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने लगभग 5 दिनों पूछताछ करी, रिमांड मिली थी, कई चीजें सामने आई हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर चौथा व्यक्ति कौन है, वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये घटना करवाई है। फिलहाल इन तीनों ही आरोपियों ने इस बात को नहीं कबूला है, बल्कि सनी ने ये कहा है कि मैं खुद मास्टरमाइंड हूं और मैंने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उसके 2 साथियों ने सहयोग किया है। और एक चीज और सामने आ रही है, जो अस्पताल है जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उस घटनाक्रम पर पहुंचने के लिए इन तीनों ही शूटर्स ने, जो मीडिया वालों के वेश में आए थे, उन्होंने बैटरी ई रिक्शा का इस्तेमाल किया था, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो घटना स्थल तक पहुंचे थे। और ऐसा नहीं है कि ये घटना को पहले ही पहले भी प्लानिंग चल रही थी, यानी कि पहले भी कोशिश हुई थी अतीक को मारने की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो घटना स्थल पर उस वक्त नहीं पहुंच पाए थे जब अतीक को लेकर पहले दिन पुलिस की टीम निकली थी। पर दूसरे दिन चीजें भी सटीक थी, वक्त भी सटीक था और शायद उन शूटर्स की प्लानिंग भी सटीक थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। इस मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई शुक्रवार को होगी। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और हमारा सवाल है, अतीक मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकी सुनवाई। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद दोनों की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया है। आज मेंशनिंग के दौरान जब चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को मेंशन किया गया और याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने
जब ये कहा गया कि 2017 से लेकर अब तक 183 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो चुके हैं। और साथ ही सरकार के मंत्री, सरकार के अफसर कई बार इस बात की दुहाई दे चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में इस माफिया मुक्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर किया गया है। लेकिन एनकाउंटर किस नियम के तहत किया गया, कैसे किया गया, इस बारे में कोई बताता नहीं। इसकी गहरी जांच होनी जरूरी है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात आपके साथ, नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।